हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिसलेनियस का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो शुरू करते हैं। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, चलिए शुरू करते हैं। So that the direction cosine of a vector equally inclined to the axis OX, OY और OZ are इतना प्रूफ करना है कि पता करिए कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इतना के इक्वल होगा। किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इतना के इक्वल होगा अगर वह वेक्टर एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए। तो ये हमको प्रूफ करना है। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो चलिए कोई वेक्टर ले लीजिए जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। चुनते हैं। देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। और जेड एक्सिस तो ऐसे होता है, तो ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो चलिए हम लोग जेड एक्सिस ऐसे ही दिखाते हैं, है ना। चलिए तो कोई वेक्टर जो है इन तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब मान लीजिए यही कोई वेक्टर है आर, है ना, जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उतना ही वाई एक्सिस से बना रहा है। इसको अल्फा ही मान लीजिए, अच्छा कोई बात ना। और ये उतना ही जेड एक्सिस से बना रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये अल्फा का वैल्यू, इस बीटा का वैल्यू और इस गामा का वैल्यू क्या है, इक्वल है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई वेक्टर है जो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने मान लिया कि अगर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा है और जेड एक्सिस से एंगल गामा है, इसका मतलब ये तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। समझ रहे। क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई वेक्टर है जो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। तो हमने इस वेक्टर का x के साथ एंगल x माना, x के साथ एंगल अल्फा माना, y के साथ एंगल बीटा माना, z के साथ एंगल गामा माना। तो क्वेश्चन के अनुसार ये अल्फा बीटा गामा क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो कहता है कि प्रूफ करिए कि डायरेक्शन कोसाइन इतना होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर तीनों एक्सिस के साथ अगर एंगल पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। अगर किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ एंगल पता हो तो कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। आपको पता है कि सभी एंगल का हम लोग कॉस ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस अल्फा, हो जाएगा कॉस बीटा और हो जाएगा कॉस गामा। और संयोग से ये सारे अल्फा बीटा इक्वल हैं, तो यहाँ भी कॉस अल्फा, इस बीटा को भी आप कॉस अल्फा लिख सकते हैं और इस गामा को भी आप कॉस गामा लिख सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल जो होता है वो LMN होता है ना। और हम लोग को ये भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइन को अगर स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो 1 आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो उनको स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आना चाहिए। यहाँ भी आप अल्फा लिख सकते हैं। तो चलिए रखिए, L का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। M का वैल्यू कॉस अल्फा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। N का वैल्यू भी कॉस अल्फा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा और कॉस अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा ±1/√3। यानी यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू
1/√3 भी आया और -1/√3 भी आया ना। लेकिन क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं है ना, क्वेश्चन में एक ही पार्ट का डिमांड है, तो इसका मतलब हमारा हो गया कि देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू क्या था, डायरेक्शन कोसाइन यही ना है, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस अल्फा कॉमा कॉस अल्फा है ना। अब कॉस अल्फा का बोले कितना आया 1/√3, यहाँ भी आया 1/√3 और यहाँ भी आया 1/√3, आंसर हो गया। अब उन्होंने माइनस लेके नहीं बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग प्लस वाला आंसर कर दिए। तो समझ गए कैसे निकालते, बड़ा सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप अपना निकाल लीजिएगा, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं दिक्कत है, समझ गए आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लेट i + 4j + 2 के 3 b = 3। देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया i + 4j + 2 के, b का वैल्यू दिया हुआ है 3i - 2j + 7 के, और c का वैल्यू दिया है 2i - j + 4 के। ये तीनों वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऐसा कर लेते, लिख लेते जो दिया है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो इसको लिख लिया जाए कि वेक्टर a का जो वैल्यू है वो i + 4j + 2 के है, वेक्टर b का जो वैल्यू है वो 3i - 2j + 7 के है, और वेक्टर c का जो वैल्यू है 2i - j + 4 के है। फिर आगे कहता है कि फाइंड अ वेक्टर d, एक वेक्टर है d, वो निकालना है हम लोगों को, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, जो a और b दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। यानी जो वेक्टर d निकालना है, ध्यान सुनिए, जो वेक्टर d निकालना है उसके बारे में कहा गया है कि वेक्टर d जो है वो a पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर d जो है वो a पर भी परपेंडिकुलर है, और वेक्टर d जो है वो b पर भी परपेंडिकुलर है। एंड c.d, और c.d का वैल्यू कितना दिया है 15। बस यही तीनों इक्वेशन जो है हमारा काम कर देगा। क्वेश्चन में क्या कहा, a b c का वैल्यू दे दिया, a b c का वैल्यू दे दिया, फिर कहा कि एक वेक्टर d फाइंड करिए, जो d जो है वो a पर भी परपेंडिकुलर है, d जो है वो b पर भी परपेंडिकुलर है, और c को d के साथ डॉट करने पर 15 आ गया, तो कहता है वेक्टर d निकालिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सा बात है। तो जो वेक्टर निकालना है ना उसको कुछ मान लेते हैं, वेक्टर d निकालना है तो लेट वेक्टर d = मान लेते हैं xi + yj + z के। जो वेक्टर निकालना है हमने उसको कुछ मान लिया, क्या माना, xi + yj + z के। अब जो जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के आधार पे आप काम करना शुरू करें। सबसे पहला कंडीशन है कि वेक्टर d जो है वो परपेंडिकुलर है a पर, एक ही साथ लिख देते हैं। और दूसरा कंडीशन यह भी है कि वेक्टर d जो है वो b पर भी परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी d.a का वैल्यू भी 0 होगा एंड d.b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए तो डॉट करिए, d को a से डॉट करिए, d का वैल्यू यहाँ है और a का वैल्यू यहाँ है, डॉट करिए। तो डॉट कैसे करते हैं आपको पता है, i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट से, तो यहाँ 1 है और यहाँ x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ 4 है और यहाँ कॉफिशिएंट में y है, तो हो जाएगा 4y। यहाँ कॉफिशिएंट k का 2 है और यहाँ k का z है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2z = 0। अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ d.a हो गया। अब d.b फाइंड करते हैं।
अब डी को बी से करिए, डी बी यहाँ पर है, देखिए डी को बी से करिए, यहाँ पर लिख देते हैं, तो करिए डी को बी से, बी यहाँ है डी यहाँ है, तो आई वाले से आई से करेंगे तो 3x आ गया। जे वाले को जे से, तो जे का -2 यहाँ है और जे का y यहाँ है तो -2y हो गया। के वाले को के से, तो यहाँ से 7 है और यहाँ पर जेड है तो कितना आ जाएगा 7z = 0। हमने इन दोनों ही डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके ये निकाल लिया। अब एक कंडीशन हमारे पास यह भी है, लेकिन इस कंडीशन का यूज़ थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले इस कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करिए आगे, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग एक सॉल्यूशन करने का मेथड जानते हैं जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कहना क्या है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि अगर इक्वेशन का RHS 0 हो, यानी कांस्टेंट टर्म 0 हो, तो हम सॉल्व कर देंगे आपको। तो कैसे सॉल्व करेगा, देखिए x बाई y z 3 अननोन था, हमने लिख लिया, x नीचे लिख लिया, y लिख लिया, z लिख लिया, ठीक है। अब x लिखना है तो x वाले को छोड़ दीजिए, है ना। ध्यान सुनिए, यहाँ x लिखे ना, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये जो आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और इसको सेकेंड, हम इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, x y z इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब सॉल्व करना, यहाँ x है ना, तो यहाँ x है तो आप x वाले को ढक दो, देखो x वाले को ढक दिए। अब बाकी का कोफिशिएंट छाप दो। तो क्या है कोफिशिएंट में, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या है 4 है और -2 है। यहाँ कोफिशिएंट में क्या है 2 है 7 है, बात खत्म। फिर यहाँ देखिए y के पास आइए, y है तो y वाले को ढक दीजिए, लेकिन याद रहे y इधर से घूमिएगा, इधर से उधर जाइए, इधर से उधर जाइए। तो y वाले को ढके तो कोफिशिएंट में क्या मिलेगा, पहले 2 7 और फिर क्या मिलेगा 1 3। तरीका क्या है, जैसे देखिए जब x वाला आप लिख रहे थे तो x वाले को ढक दिए, तो x वाले को ढके तो कोफिशिएंट में 4 -2 और 2 और 7 बचा, आपने लिख लिया। जब अगला लिखने जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि जो 2 7 पे ख़त्म हुआ है तो 2 7 से शुरू भी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अगर जब y वाला लिखेंगे तो y वाले को ढकेंगे तो इधर से ही लिखना पड़ेगा ना, तो 2 7 तब जाके a का 3 लिखेंगे, ठीक है। अब चले z वाला है तो z वाले को ढक दीजिए, ढक दिए। तो बताइए 1 3 पे ख़त्म है तो 1 3 से शुरू भी करना पड़ेगा। तो 1 3 अगर यही लिख रहा है ना, 1 3 लिख दे तो क्या बचा हमारे पास 4 और -2 बचा, बात खत्म। चलिए अब सॉल्व करिए इसको, कैसे हो जाएगा, ये x हो गया, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 28, फिर माइनस लिखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4 आ जाएगा। फिर y इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6, फिर माइनस लिख के इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7, फिर z लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2, फिर माइनस लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते 12 हो जाता है। अब देख कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/32, ये y/ हो जाएगा -1 और ये z/ हो जाएगा आपका -14, है ना। आ गया। चलिए एक काम करते हैं, ये तीनों इक्वेशन आपस में बराबर है, इसको क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k। तो जब फर्स्ट और लास्ट को लेके बढ़िएगा तो x = 32 k आ जाएगा, सेकेंड लास्ट को लेकर बढ़िएगा तो y = -k आ जाएगा, और थर्ड लास्ट को लेकर बढ़िएगा तो z कितना आ जाएगा -14 k आ जाएगा। बस इतना तक समझ गए ना आप लोग। अब जो हमारा तीसरा जो कंडीशन बचा हुआ है उसका यूज़ कर लेते हैं। चलिए तीसरा कंडीशन में क्या था, तीसरा कंडीशन है कि C.D कितना दिया 15। चलिए यूज करते हैं। C.D का जो वैल्यू दिया है वो 15 दिया है, मतलब आप C को D से डॉट करो, मतलब C को आप D से डॉट करो, है ना। देख लीजिए C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, डॉट के दोनों का डॉट करें। चलिए डॉट करते हैं, ठीक है। चलिए C को D से डॉट करिए, तो C यहाँ है, D यहाँ है, डॉट करिए, कितना आएगा I को तो 2x हो जाएगा, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर 2x। फिर J को
हमने देखिए आई को कर दिया, जे को, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, हमने माइनस वाई अभी यहाँ लिख लिया। फिर के को तो कितना आ जाएगा 4z हो जाएगा, हमने 4z भी लिख लिया। आई जीरो कितना है 15। कुछ नहीं किए हैं, सी को डी से डॉट कर दिए। कैसे किए हैं, तो आई वाले को आई से किए हैं, जे वाले को जे से किए और के वाले को के से करके और यहाँ पर लिख दिए। अब सॉल्व कर दीजिए, बताइए 2x का वैल्यू कितना था, यहाँ पर आपका आया था 32k, लिख दीजिए यहाँ पर 32k। फिर माइनस y है ना, y का वैल्यू यहाँ कितना है, देखिए -k, रख दीजिए -k। फिर प्लस 4z है बगल में, z का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए -14k, रख दीजिए यहाँ पर, तो -14k, ये वैल्यू कितना आ गया 15। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 64k प्लस k और -56k हो जाएगा इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा 65k माइनस 56k इज इक्वल टू 15। चलिए ये आपका हो जाएगा 9k इज इक्वल टू 15, यानी यहाँ से जो हमारा k आ जाएगा वो 15/9, यानी k कह सकते हैं हमारा आ जाएगा 5/3। क्या आ गया। अब एक्स वाई जेड फाइंड कर लीजिए, बताइए x कितना था 32k है। चलिए x जो है हमारा 32k है, y जो है हमारा -k था और z जो है हमारा -14k है। सॉल्व करिए सबको, 32k, k का वैल्यू कितना है 5/3, तो हो जाएगा 160/3 हो जाएगा। ये रखेंगे तो ये -5/3 हो जाएगा k, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ 14k है तो ये -14, आ k कितना रखेंगे 5/3, तो कितना हो जाएगा ये -70/3 हो गया। एक्स वाई जेड निकल गया ना, बात खत्म। अब d जिसको माने थे, d किसको माने थे देखिए तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माने थे ना, पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर वेक्टर d इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सब का वैल्यू पुट करिए। x का वैल्यू 160/3 आई हो गया, y का वैल्यू -5/3 हो गया इंटू जे, और z का वैल्यू -70/3 इंटू के। अगर कॉमन करना चाहते हैं तो 3 अपना 1/3 कॉमन कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। समझ गए। इस तरीके से आप बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बड़ा आसानी है। पहले हमने 2 कंडीशन का यूज़ किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने 2 कंडीशन का यूज़ किया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स वाई जेड निकाल लिया, फिर तीसरे कंडीशन का यूज़ करके उसमें एक्स वाई जेड रख दिए, के निकल गया, फिर के निकल गया तो एक्स वाई जेड का एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया, एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया, और जब एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा फिर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से आप उसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कितने नंबर की बात करें, 13 नंबर। देख क्वेश्चन हमारा 13 क्या है, एकदम अच्छी तरीके से समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस खाली सा लेंदी लिखा हुआ रहता है। देख क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, आप लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द यूनिट वेक्टर i प्लस जे प्लस के। मतलब इस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ऑफ द वेक्टर, यूनिट नहीं लिखा हुआ है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इतना, कहता है इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है विथ अ यूनिट वेक्टर, मतलब किसी यूनिट वेक्टर के साथ है, और वह कौन सा यूनिट वेक्टर है, along द सम ऑफ द वेक्टर इतना एंड इतना। मतलब इस वेक्टर के और इस वेक्टर के सम का जो यूनिट वेक्टर होगा, उनको जब इनसे डॉट करते हैं तो इज इक्वल टू 1, तब 1 के बराबर आता है। तो कहता लेमडा निकालिए। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कहा ये जो वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, इन दोनों वेक्टर के ऐड का जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ, तो डॉट करने पर वैल्यू 1 आता है। तो कहता लेमडा निकालिए। तो कोई बात नहीं,
इस i प्लस जे प्लस के का डॉट तो करना है, लेकिन किसके साथ करना है? इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि इन दोनों का पहले सम फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो लेट सम बराबर कोई वेक्टर मान लेते r, है ना। सम मतलब ऐड करना ना, तो बताइए कौन सा वेक्टर है वहाँ पर? 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k। चलिए करिए, ऐड कैसे करिएगा? i वाले को ऐसे करिएगा तो 2 प्लस लेमडा कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा i हो जाएगा, i कॉमन कर लिए। j को जैसे करेंगे तो 6j हो जाएगा, k को कैसे करेंगे तो -2k हो जाएगा। चलिए अब इसका कैप निकाल लीजिए। तो कैप कैसे निकलेगा? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए वेक्टर कितना दिया है ध्यान से देखिए, 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j माइनस 2k और अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता है आपको, पता कैसे निकालते हैं? रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4। तो हमारा ये जो यूनिट वेक्टर है r कैप वो कितना हो जाएगा? 2 प्लस लेमडा इंटू i हो गया प्लस 6j हो गया माइनस 2k हो गया और नीचे कितना हो गया? रूट अंडर 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर हो गया अब प्लस 36 और 4 40 हो गया। बस अब क्वेश्चन में 9, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 है, किसका? तो i प्लस जे प्लस के का, यानी i प्लस जे प्लस के का जब डॉट किया गया इस कैप के साथ तो वैल्यू कहता है 1 आता है। तो करिए डॉट कैप के साथ। तो कैसे डॉट करिएगा? बड़ा आसान है, i वाले को i से, j वाले को j से, तो करिए डॉट। तो चलिए इसका i कोफिशिएंट 1 है, इसका i कोफिशिएंट 2 प्लस लेमडा है, रख ले वैल्यू, रखिए देते को हटाओ, i प्लस जे प्लस के और r का वैल्यू कितना है बताइए? 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j माइनस 2k और नीचे कितना आ गया? रूट अंडर 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर अब प्लस 40 इज इक्वल टू 1, है ना। ये दिया है, सॉल्व करिए। तो डॉट करने आता है i वाले को ऐसे, तो यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 प्लस लेमडा है तो 2 प्लस लेमडा बचेगा। यहाँ कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ पर 6 है तो 6 बचेगा। यहाँ कोफिशिएंट में 1 है, वहाँ पर -2 तो -2 बचेगा और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे की गो है तो 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1 आ गया। ऊपर में कितना आ गया बताइए? ऊपर में 2 से 2 कैंसिल आ गया, लेमडा प्लस 6 आ गया ना। चलिए रूट है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर इसलिए किए ताकि हमारा रूट हट जाए, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, और इधर स्क्वायर के तो लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट खत्म होगा तो बचेगा कितना? बचेगा 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40, है ना। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? ये a प्लस बी को होल स्क्वायर पर बैठा देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा। फिर a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 4 लेमडा प्लस 40। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। चलिए 12 लेमडा है ये, अब प्लस में रहेगा तो माइनस में 4 लेमडा हो जाएगा, 40 प्लस में गया तो माइनस में 36 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 8 लेमडा, ये जो कितना हो जाएगा बताइए? 4, तो देयरफॉर लेमडा को कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर निकल गया लेमडा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए लेमडा का जो वैल्यू निकला। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है मित्रों, सॉरी।
जैसे ये 12 लेमडा है, इधर आया तो -4 लेमडा हुआ, लेकिन इस तरफ जो है 4 और 44 दोनों है, 4 और 40 दोनों है, तो इधर तो 44 हो जाएगा, यानी ये हमारा 8 आ जाएगा। उस केस में हमारा ये लेमडा का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। क्या ये लेमडा का वैल्यू 1 हो जाएगा। सॉरी यार सर, बहुत गलती करते हैं, ज़्यादा गलती मत करिए, सॉरी भाई, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में कहा है कि ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। अगर ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब हुआ कि अगर ए डॉट बी करेंगे फिर भी 0 आएगा, बी डॉट सी करेंगे फिर भी 0 आएगा, और सी डॉट ए करेंगे फिर भी 0 आएगा। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, सी ए पर परपेंडिकुलर हो गया। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है ना, वैसे ही है। और परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो हमने कर दिया। परपेंडिकुलर भी है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है। और ये भी दिया है कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। मतलब ये बात दो पॉइंट बोला। पहला पॉइंट में बोला सब परपेंडिकुलर है तो सबका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट में बोला कि सारे के सारे का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, ठीक है। तब कहता है कि सो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो कहता प्रूफ करिए कि जो ए प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर है इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी। मतलब तब प्रूफ करना है कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर है वो जितना ए के साथ एंगल बनाता है उतना ही बी के साथ एंगल बनाता है, उतना ही सी के साथ एंगल बनाता है। ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर है वो ए के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही बी के साथ, उतना ही सी के साथ एंगल बनाएगा। ये बात हमको प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। तो बारी बारी हम लोग सबको सॉल्व करते। चलिए सबसे पहला फॉर ए प्लस बी प्लस सी एंड ए की बात करते, इन दोनों के बीच के एंगल निकाल के देखते हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको एंगल निकालने का मन करे डॉट प्रोडक्ट ही लगाइएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का डॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर यह है, एक वेक्टर यह है, तो डॉट का फॉर्मूला पता है, ए फर्स्ट वेक्टर का मॉड इंटू सेकेंड वेक्टर का मॉड और इंटू कॉस थीटा। तो थीटा 1 मान लेते हैं पहला, है ना। चलिए निकाल के देखिए। अब यहाँ से कॉस थीटा 1 कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड प्लस बी का मॉड प्लस सी का मॉड इंटू ए का मॉड, है ना। ये जो चीज़ था ना ये इधर डिवीज़न में आ जाएगा। कॉस थीटा 1 निकालना होगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, डिवीज़न में हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, समझे ना आप लोग, यहाँ कुछ नहीं किए, डॉट प्रोडक्ट, इस पूरे को हमने फर्स्ट वेक्टर माना, इसको सेकंड वेक्टर माना। तो जब दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो फर्स्ट का मॉड इंटू सेकेंड का मॉड और बीच वाले एंगल का कॉस। तो कॉस निकालना है तो ये जो दोनों पार्ट है ये मल्टीप्लीकेशन में इधर ले आए तो डिवीज़न में आके लिख दिए। अब डॉट करिए ऊपर, तो ए को ए से डॉट करिएगा तो ए डॉट ए हो जाएगा, फिर प्लस बी को ए से करिएगा तो बी डॉट ए हो जाएगा, फिर प्लस सी को ए से करिएगा तो सी डॉट ए हो जाएगा। और नीचे की बात करिए, नीचे कितना हो गया, कुछ नहीं, ए का मॉड प्लस बी का मॉड प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मॉड है, तब बाहर में ए का मॉड है ना। चलिए अब देख क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू,
आप सूर्य में पढ़ चुके हैं कि बी डॉट ए और सी डॉट ए, देखिए है ना, बी डॉट ए, इस ए डॉट बी को बी डॉट ए कह सकते हैं, तो ए डॉट बी भी जीरो है और सी डॉट ए भी जीरो है, ए डॉट बी भी जीरो है, सी डॉट ए भी जीरो है, तो इसका वैल्यू भी जीरो और इसका वैल्यू भी जीरो, तो सिर्फ बचा क्या, ए डॉट ए। और आपको बता चुके हैं कि सेम वेक्टर को जब आपस में डॉट करते हैं तो डॉट का जो वैल्यू होता है वो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो नीचे में कितना है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी आया और बगल में ए का मॉड आया। चलिए एक मैग्नीट्यूड से एक मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा कि कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू बचेगा ए का मॉड ऊपर में और नीचे में कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। समझ गए? ध्यान से देखिए इसको, आराम से एकदम अच्छी तरीके से सोचिए। कुछ नहीं किए, हमने सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी और ए के साथ लेके बढ़ा, एंगल निकालना था तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिए, फर्स्ट वेक्टर का मॉड इंटू सेकेंड वेक्टर का मॉड, अब कॉस थीटा निकाले तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया डिवीज़न में। फिर हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को ए से डॉट किया तो ए डॉट ए हो गया, फिर बी डॉट ए हो गया, फिर सी डॉट ए हो गया, बाकी नीचे वाला जस्ट का तस्ट छापे हुए हैं। और आपको पता है कि सेम वेक्टर का डॉट मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और बाकी जो बगल में है ये बी डॉट ए और सी डॉट ए उसका वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ से बी डॉट ए है और यहाँ से सी डॉट ए है, दोनों का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो ये दोनों जीरो था तो ख़त्म कर दिए, बाकी नीचे में जो भी था हमने यहाँ उतार दिया। अब ये मॉड का स्क्वायर है, यहाँ पर मॉड है तो एक मॉड तो कट जाएगा, ऊपर में एक ही बचा तो मॉड ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से सोचिए। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए अब अगर हम बी वाले को लेके बढ़ते तो होता, कहिएगा नहीं सर उसको भी करके दिखाइए, नहीं कहिएगा करके दिखाते, दिखाना ही पड़ेगा। चलिए ये ए वाला आ गया, अब बी वाला करके दिखाते हैं आपको, है ना। ध्यान देखिए, एकदम ध्यान सुनिएगा। अब देखिए फॉर ए प्लस बी अब प्लस सी एंड बी, अब बी का करके दिखा दे दोनों का, है ना। फिर से दोनों का डॉट करिए तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मॉड यानी मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का मॉड, इस बार मान लीजिए कॉस थीटा 2 मान लेते हैं। इस बार ये दोनों डिवीज़न में आ जाएगा तो हमारा यहाँ से जो कॉस थीटा 2 का जो वैल्यू हो जाएगा ये इधर डिवीज़न में आएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी और डिवाइडेड बाय मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड बी। हो गया। चलिए इसी को फिर सॉल्व करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए इधर एक्सपेंड करते हैं, यहाँ देखिए ए से करेंगे एक बार तो ए डॉट बी होगा, फिर बी डॉट बी होगा, फिर सी डॉट बी होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई टाइप कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी हुआ, फिर बी डॉट बी हुआ और फिर सी डॉट बी हुआ, समझे ना। तो लिखिए कितना हुआ, ए डॉट बी हुआ, फिर बी डॉट बी हुआ और फिर प्लस सी डॉट बी हुआ, और नीचे में कितना हुआ, नीचे में तो कुछ नहीं करना है, नीचे में जो भी फॉर्मेट है वो लिख दीजिए, नीचे में जो भी फॉर्मेट है यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का मॉड, है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 2, ध्यान से देखिए फिर से ये जो ए डॉट बी है और ये जो सी डॉट बी है देख लीजिए, ए डॉट बी जो है और सी डॉट बी यहाँ पर है, ए डॉट बी का वैल्यू भी जीरो और सी डॉट बी का वैल्यू भी जीरो, इसका मतलब ये दोनों पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो बचा बी डॉट बी, तो बी डॉट बी का मतलब क्या हुआ, मॉड बी का स्क्वायर, कितना हुआ नीचे में ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का मॉड, एक मॉड से एक मॉड कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू
ऊपर में b का मॉड और नीचे में कितना बचा, a प्लस b प्लस c। अब देखिए आ गया। आप कहिएगा सर देखिए अब हम समझ गए सर। क्या समझे? कहिएगा सर जब a वाला को लेके बढ़े थे तो ऊपर में a का मॉड ई आया था, a प्लस बी प्लस सी। जब आप b वाले के साथ लेके बढ़े तो ऊपर में b का मॉड और a प्लस बी प्लस सी आया। कहेगा सर सिमिलरली लिख दीजिए। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लिखिए देते हैं सिमिलर, है ना। सिमिलर होगा कि cos थीटा 3 का वैल्यू अगर c के साथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, c का मॉड बाई a का मॉड प्लस b प्लस c, ऐसा हो जाएगा। नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं किए यार। जैसे यहाँ a प्लस बी प्लस सी को a के साथ लेके बढ़े, यहाँ सॉल्यूशन किए। जैसे यहाँ a प्लस बी प्लस सी को b के साथ लेके बढ़े, सॉल्यूशन किए। उसी प्रकार इस केस में आप a प्लस बी प्लस सी को c के साथ लेकर बढ़िएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो यही आएगा। आ गया ना। तो चलिए अब देखिए, ध्यान सुनिए, एकदम अच्छी तरीके सुनिएगा। अब ध्यान से सुनना है हमको क्या कि ये जो cos थीटा 1 का जो वैल्यू आया, थोड़ा हम एक बार कलेक्ट करके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। क्या आया हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं। cos थीटा 1 का जो वैल्यू आया मॉड a अपॉन a प्लस b प्लस c आया। cos थीटा 2 का वैल्यू आया मॉड b अपॉन a प्लस b प्लस c आया। एंड cos थीटा 3 का जो वैल्यू आया मॉड c अपॉन मॉड a प्लस b प्लस c आया। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक स्टेप और कि a का मॉड, b का मॉड और c का मॉड सेम है, मतलब a b c का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ देखिए तो ऊपर में यहाँ a का मॉड है, यहाँ b का मॉड है, यहाँ पर c का मॉड है, मतलब ये तीनों तो ऊपर वाला सेम ही है। अरे ऊपर वाला जो a का मॉड है, ये जो b, ये चाहे ये b का मॉड है चाहे ये c का मॉड है, तो क्वेश्चन में क्या कहा, ये तीनों तो सेम है। इसका मतलब ऊपर वाला जो है ये हो चाहे यह हो चाहे यह हो तो सेम ही है ना। तो सेम करके एक बार चलिए और हम लिख देते हैं। तो बताइए cos थीटा 1 इज इक्वल टू, इसको रहने दीजिए, मॉड a b c हो जाएगा। थीटा 2 को लिखिए तो जब मॉड b जो है, ये मॉड b यहाँ a के इक्वल है ना, तो b के जगह पे a रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। यहाँ पर b की जगह पे a रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, a बाई मॉड a प्लस b प्लस c रख दिए। अब cos थीटा 3 की बात करते हैं। cos थीटा 3 यहाँ मॉड c है ना, देखिए मॉड c है ना, यहाँ पर है ना मॉड c, देखिए यहाँ पर। तो मॉड c भी किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो मॉड c को भी हटा क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं। तो यहाँ रख दीजिए ऊपर में, तो ये हो जाएगा मॉड a डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब ध्यान से देखिए तो चाहे cos थीटा 1 का वैल्यू हो, चाहे cos थीटा 2 का वैल्यू हो, चाहे cos थीटा 3 हो, सब तो सेम ही आया ना। इसका मतलब cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3 आया। इसका मतलब सारा एंगल सेम, नहीं थीटा 1 भी सेम, थीटा 1 2 और थीटा 3 सब सेम हो गया। इसका मतलब लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c जो है इज इक्वली inclined to the vector a b c। हो गया आंसर। a के साथ हम लोग एंगल थीटा 1 माने थे, b के साथ थीटा 2 माने थे और c के साथ थीटा 3 माने थे, तीनों एंगल सेम आ गया, तो प्रूफ हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग का काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहता है कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब प्रूव दैट इतना बराबर इतना
इफ एंड ओनली ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, मतलब कहता है कि इसका वैल्यू जो है इसके बराबर तबे होगा जब ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन ध्यान समझिए, प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू इसके इक्वल तब होगा जब ए और बी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ठीक है भाई, इसको इक्वल करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं आपस में। अगर सॉल्व करने पर अगर परपेंडिकुलर आ गया तो प्रूफ हो गया। चलिए सॉल्व करिए। तो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। हो गया। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अगर ऐसा होगा तब वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होगा, तभी ऐसा होगा। मतलब यह कंडीशन तब लागू होगा जब ए और बी क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो देखते हैं सॉल्व करके इसको कि परपेंडिकुलर आता है या नहीं। तो करिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों तो सेम ही है, तो क्या आ जाएगा, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर जो है लिख दीजिए ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। और आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, फॉर्मूला ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a यहाँ पे डॉट रहेगा b इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पहले से है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2a डॉट b बराबर 0 बचा। 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो a डॉट b बराबर 0 बचा। और दो वेक्टर का डॉट तभी 0 हो सकता है जब a परपेंडिकुलर क्या हो जाए, b के। प्रूफ हो गया है ना, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब दोनों आपस में क्या रहे, परपेंडिकुलर। तो प्रूफ हो गया कि इतना बराबर इतना तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए और बी क्या रहे, परपेंडिकुलर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। थीटा जो है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। तब कहता है कि देन ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू बी 0। तो कहता है कि ए डॉट बी का वैल्यू 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है। तो बताना इसमें से थीटा का कौन सा वैल्यू होगा। बहुत आसान सी बात है ना। ए डॉट बी दो पार्ट है, एक है 0 से बड़ा वाला और एक पार्ट है 0 के इक्वल वाला। ध्यान समझिए, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या, ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब ध्यान सुनिए, अब सोचिए मॉड तो पॉजिटिव रहता ही है, ये भी मॉड है तो पॉजिटिव रहता ही है। अब सारा बात डिपेंड करने लगा कॉस पर। अगर कॉस पॉजिटिव हुआ तो पूरा पॉजिटिव होगा, कॉस अगर निगेटिव हुआ तो पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए कॉस को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब कॉस पॉजिटिव कब होता है, कॉस पॉजिटिव तब कब होता है जब इस आर्ग्यूमेंट यानी इस एंगल का जो वैल्यू हो जाए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच हो जाए। ध्यान सुनिए, डॉट प्रोडक्ट का तो वैल्यू फार्मूला यही होता है। तो इस फार्मूला में ए तो हम ए का मॉड है तो पॉजिटिव तो होगा ही, बी का मॉड है वो तो पॉजिटिव होगा है, तय है। तो डिपेंड किस पे करने लगा, कॉस में, क्योंकि कॉस में मॉड नहीं लगा हुआ है। तो कॉस पॉजिटिव हुआ तब जाके पूरा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कॉस निगेटिव होगा तो पूरा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको तो बनाना है पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव तो तब बनेगा ना जब ये कॉस खुद क्या हो जाए, पॉजिटिव। और कॉस को पॉजिटिव करने का मतलब जो कॉस का एंगल है उसका करना पड़ेगा 0 और 90 के बीच। और 0 और 90 के बीच का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप ट्रिगो में जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कॉस को पॉजिटिव करने के लिए थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच लेना पड़ेगा। करेक्ट है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ भी लगाइए। तो ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों मैग्नीट्यूड उधर जाकर खत्म हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 0 हो गया। और कॉस थीटा का वैल्यू 0 तब हो सकता है जब थीटा कितना हो जाए, परपेंडिकुलर मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तबे तो कॉस 0 होगा। यानी ये दोनों कंडीशन वैलिड है।
ये दोनों ही कंडीशन वैलिड है। यानी थीटा का वैल्यू जो है, अब ध्यान सुनिए, थीटा का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच भी होगा, 90 के इक्वल भी हो सकता है। अब सोचना है कि क्या 0 के इक्वल होगा, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ गया, अगर इस कॉस का वैल्यू 0 आ गया तो पूरा हो जाएगा ये 1। अगर थीटा अगर 0 रखेंगे तो पूरा हो जाएगा 1, तो ये 1 है तो 1 भी तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आया। यानी कॉस थीटा में अगर थीटा का वैल्यू 0 ले लें तो फिर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, यानी थीटा का वैल्यू 0 ले सकते हैं। नहीं समझें? देखिए क्या हुआ, 0 सोचना था कि 0 लें या नहीं लें, तो सोचे इसमें थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 होता है 1, और 1 तो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो लेना ही हमको, तो 0 भी ले सकते हैं। यानी एंगल का वैल्यू 0 से π/2 के बीच आया, लेकिन 0 से π/2 तक आया, 0 भी आया और π/2 भी आया। तो देखिए ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, सही हो गया। समझ रहे हमारे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते 17 नंबर क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कहता है ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा जो है उसके बीच का एंगल है। देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो फिर से कहा कि ए प्लस बी भी जो है वह एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो बताना है कि इसमें थीटा का वैल्यू कौन होगा। क्वेश्चन में कहा कि ए भी यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हमने कर दिया। फिर क्वेश्चन में कहा कि ए प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ए प्लस बी का मॉड भी कितना होना चाहिए 1। तो पूछ रहा है थीटा कितना होगा, तो बहुत आसान केस है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, हम दो तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2a डॉट बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। चलिए ध्यान सुनिएगा, यह 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस में गया तो माइनस में, तो 2a डॉट बी इज इक्वल टू आ गया -1, 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो a डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, है ना। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है आपको, ए का मॉड होता है बी का मॉड होता है इंटू कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू -1/2। अब ध्यान से देखिए, ए का मॉड भी 1 दिया है क्वेश्चन में, देखिए ए का मॉड भी 1 है, बी का मॉड भी 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि ए और बी क्या है यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो 1 × 1 1 हुआ, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया -1/2, है ना। तो देयरफॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू आप लोग पढ़े हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 तब होता है जब 120 डिग्री होता है, मतलब π/3 हो गया ना। पाई का मतलब 180, तो 180/3 60, 60 दूना 120, मतलब कॉस 120 को कॉस 120 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉस 120 डिग्री पर -1/2 होता है, दोनों जगह से कॉस हट गया तो थीटा का वैल्यू या तो 2π/3 बोल सकते हैं या थीटा का वैल्यू 120 बोल सकते हैं। 2π/3 समझ में आया ना, पाई का मतलब 180 होता है, तो 180/3 60, 60 दूना 120 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू जो आ गया हमारा 2π/3 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए यानी ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। चलिए बात करते हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है इसका वैल्यू फाइंड करो, क्या है लिखा हुआ, आई जे क्रॉस के है, फिर जे डॉट आई क्रॉस के है, फिर प्लस के और आई क्रॉस जे है।
है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान है ये, देखिए एक रूल सीखिए यहाँ पर। रूल क्या सीखना है, थोड़ा सीखिए रूल। जैसे ये आप लोग सीखे जानते होंगे, वेक्टर पढ़े हैं। ये सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। यहाँ पर मान लीजिए आई लिख दीजिए, यहाँ पर जे लिख दीजिए और यहाँ पर के लिख दीजिए। सर ये क्या है सर, तो आप लोग को पता होना चाहिए। जब सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आई क्रॉस जे अगला के इक्वल हो जाएगा। जे क्रॉस के आई की इक्वल होता है, जे क्रॉस के जो है हमारा आई की इक्वल होता है। और फिर के क्रॉस आई जो है वो जे की इक्वल होता है। के क्रॉस आई जो है हमारा जे की इक्वल होता है। कैसे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा और इस तरीके से आई जे के बैठा दीजिएगा तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा। लिख दिए। चलिए सॉल्व करिए अब इसी के आधार पर। तो चलिए आई है डॉट जे क्रॉस के है ना, देखिए जे क्रॉस के है ना, कितना है उसका वैल्यू आई। चलिए यहाँ पर आई रख सकते हैं। फिर प्लस जे आई क्रॉस के है, देखिए आई क्रॉस के, यहाँ देखिए आई क्रॉस के नहीं है ये। अगर इसको अगर हम आई क्रॉस के बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब ऑर्डर बदलते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब ऑर्डर बदलते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो के क्रॉस आई को अगर आई क्रॉस के लिखे तो यहाँ हो जाएगा माइनस जे। ऑर्डर बदलने पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आई क्रॉस के का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस जे हो जाएगा। चलिए फिर प्लस के आया, फिर क्या दिखा आई क्रॉस जे। देखिए आई क्रॉस जे दिखिए रहा है, कितना दिख रहा है हमारा के दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर के रख दीजिए। अब सॉल्व करिए। आई डॉट आई मतलब आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर जे बचेगा मतलब जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर के बचेगा मतलब के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। और आपको पता है कि आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर होता है। आपको पहले से पता है ना कि आई जे के एक यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1 तो 1 का स्क्वायर 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 तो 1 का स्क्वायर 1, के का मैग्नीट्यूड 1 तो 1 का स्क्वायर 1। ये दोनों साफ हो गया, यानी कितना आ गया 1। यानी हमारा ऑप्शन कौन हो गया, सी नंबर करेक्ट। समझ गए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है हमारा इस चैप्टर का। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द एनी टू वेक्टर ए एंड बी। कहता थीटा जो है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, देन इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना दिया भी है, तब बताना इसमें से थीटा क्या होगा। मतलब क्या दिया है, ए डॉट बी का जो मॉड है वो ए क्रॉस बी के मॉड के इक्वल है, तब थीटा बताना है। बहुत आसान बात है। ए डॉट बी का मॉड कितना हो जाएगा, ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मॉड कितना हो जाएगा, ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, ध्यान देखिए, कट गया, दोनों कट गया तो क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नहीं हो गया। चलिए अब ये डिवीज़न में इधर आ जाएगा। अरे इधर साइन थीटा को साइन थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा डिवीज़न में। तो कॉस थीटा अपन कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉट थीटा, और कॉट थीटा में 1 कहाँ पर होता है, इस 1 को हम लिख सकते हैं ना कॉट π/4, यानी कॉट 45, कॉट 45 डिग्री। पाए का मत 180, तो 180/4 45 आ जाएगा। तो कॉट 45 का मान 1 होता है। दोनों जगह से कॉट हटा दीजिए, तो यहाँ से थीटा का मान या तो π/4 बोलिए या तो 45 डिग्री बोलिए, जो आपको ठीक लगे। चलिए π/4 मैच कर गया, मैच करवा दीजिए, आपका इस तरह आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा ये सारा क्वेश्चन बना लिए और आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो अब कह सकते हैं कि पूरा वेक्टर जो है हमने एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया एग्जाम्पल सहित, है ना। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे। अच्छा लगे जरूर इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मज़े करके पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। धन्यवाद।